वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। आज वेब क्लास में हमने जीएसटी के बारे में बात करनी है। इस टॉपिक पे तो वैसे हमने बहुत लंबा करीबन 1.5 आवर्स का प्रोग्राम कुछ एक एएमसी के लिए किए थे, बजाज के लिए किया था, यूटीआई के लिए किया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई के लिए किया था। लेकिन आज इसको मैंने छोटे से 10-12 मिनट का मैं बनाता हूँ वीडियो, केवल इस चीज़ को बताने के लिए कि एक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने डोमेन के बारे में जानकारी चाहें कि जीएसटी को कैसे उनको यूज़ करना है, क्या क्या उनको समझना है कम से कम, और 1 अप्रैल के बाद में जो बदलाव आए हैं उसमें उनका क्या स्टैंड रहना चाहिए, क्या कैसे करनी चाहिए। तो इसके बारे में हमने 10-12 मिनट की एक स्मॉल छोटा सा वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं जीएसटी के बारे में समझने। सबसे पहले समझना आपको एक चीज़ ये है, बहुतों का कंप्लेन ये होता है कि साहब हमें जीएसटी पे करना क्यों पड़ता है, क्योंकि आपको पता है फिनांस के कुछ और इंडस्ट्री जैसे इंश्योरेंस वगैरह में आपको पता है कि वहाँ पे जीएसटी पे करने के जो दायित्व है वो दायित्व किसके ऊपर में है, वो दायित्व है जिसने आपको कमीशन पे किया है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना पड़ता है। तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, इसकी वजह शुरुआत हुई थी 2016-17 में। 16-17 के पहले 2015-16 में आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी, एएमसी ही आपके बिहाफ पे करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तब सिस्टम हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, जैसे अभी इंश्योरेंस कंपनी में है वही सिस्टम हमारे यहाँ भी था। तब ये सर्विस टैक्स बोलते थे, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का एक नाम है। आज सर्विस टैक्स मर्ज हो गया जीएसटी में। तो उस जमाने में आप भी आरसीएम मैकेनिज्म में थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पे करते, एएमसी पे करती थी, और इंश्योरेंस वगैरह भी सब भी आरसीएम में थे। लेकिन 2016-17 में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया और आप एफसीएम में आ गए, मतलब फॉरवर्ड चार्ज कमीशन में, क्योंकि उसमें आपको पे करना पड़ता है। रिवर्स चार्जेस में एएमसी पे करती थी और फॉरवर्ड एफसीएम फॉरवर्ड चार्जेस में आप पे करते हैं, और पे करके आप क्लेम करते हैं। ऐसा व्यवस्था 2016-17 में सर्विस टैक्स में हुई थी, और वही सिस्टम कंटिन्यू कर गया 2017 के जुलाई में। तो पहली बात तो कि आपको क्यों पे करनी पड़ती है, उसकी शुरुआत 2017 जीएसटी में नहीं शुरू हुई एक्ट में, ये शुरुआत 2016-17 के ही नोटिफिकेशन में हो गई थी। अब दूसरा चीज़ था कि 2017 के जीएसटी जब जुलाई में एक्ट आई तो उस वक्त में ऐसा था कि सब लोगों को जीएसटी नंबर लेने के बारे में एएमसी ने भी सलाह दी, और आपके चार्टर अकाउंटेंट ने भी आपको सलाह दिए होंगे, एडवोकेट्स ने भी सलाह दिए होंगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि उस वक्त एक सिस्टम, एक क्लॉज ये था, बहुत सिंपल, एक ही क्लॉज में बोलता हूँ, क्योंकि जीएसटी तो इतनी बड़ी सब्जेक्ट है कि चर्चा करें तो समय इनकम्प्लीट हो जाएगा, समय कम से कम पड़ जाएंगे उसके लिए। उस वक्त एक क्लॉज था कि यदि आप इंटर स्टेट काम करते हैं तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इंटर स्टेट तो हम लोग करते ही हैं। आपका कारोबार हर जगह हो सकता है, आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटका से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, पंजाब से हो। भाई आप जिस जगह से काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जीएसटी जो एएमसी है, एएमसी की भी ऑफिस आपके स्टेट में है, वो संभव ही नहीं है। एएमसी के ऑफिस कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ 2-1 ऑफिस चेन्नई में हैं, और भी जगहों पे है, दिल्ली में भी 1-2 ऑफिस हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने एक भी ट्रांजैक्शन उस एएमसी के लिए कर दिया जिस कारण से आपका एक ही ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो गया, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेनी कंपलसरी थी उस जमाने में। और जीएसटी नंबर कंपलसरी है, चूंकि आपने ले लिया तो फिर जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना है। मतलब जीएसटी टैक्स भरने की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी रिटर्न, जीरो टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। तो ये शुरुआत का जो विषय था ना जुलाई में, वो ये था कि आप इंटरस्टेट करते तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अक्टूबर आते आते इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, और बदलाव होने के बाद में ये आया कि 20 लाख से ऊपर यदि आपकी आमदनी बनती है तो आप जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, और इसके नीचे है तो सर्टेन एरिया में एग्जम्पशंस दिए गए, उसमें आप भी क्वालिफाई कर गए कि भाई हमारा भी एग्जम्पशन सर्विसेज में होता है, इसलिए 20 लाख से कम होने पे फिर बहुत लोगों ने अपने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिए। कर सकते हैं, लीगली सही है। जिन लोगों ने सरेंडर कर दिए उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया और जीएसटी रिटर्न भी फाइल नहीं किया, उन सब लोग को 2022 के बाद से नोटिसेस आने शुरू हो गए। ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद में, कोविड में 2020 में डिसरप्शन बहुत बड़ी थी, तो 2021 में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 2022 के बाद में उन सब लोग को नोटिसेस आने लग गया। किन लोग को? जिन लोगों ने जीएसटी नंबर तो ले लिया, लेकिन उनके जीएसटी में इतनी आमदनी नहीं थी। जब 20 लाख का जब अनिवार्य किया गया कि 20 लाख से ऊपर की आपकी आमदनी हो गई तो जीएसटी रिटर्न फाइल करें, जो अक्टूबर में जो आया,
तो उन्होंने अपने जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं किए, लेकिन रिटर्न भी भरना उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि वो महसूस किया कि हमारा तो 20 लाख से कम की आमदनी है तो रिटर्न हमें देना भी नहीं है, ऐसा महसूस कर लिया। जिन लोगों ने किए उनसे गलती हो गई, तो उनको नोटिस आ रहे हैं। उसकी हैंडलिंग के ऊपर में कैसे करनी है मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आज उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अक्टूबर से पोजीशन ये हो गया आपका कि भाई 20 लाख से ऊपर की आमदनी होगी तो जीएसटी नंबर लेंगे, और 20 लाख से कम की आमदनी होगी तो जीएसटी नंबर नहीं लेंगे। ये सिचुएशन अक्टूबर 2017 से आगे चलता रहा, और पिछले 5 या 6 वर्षों में यही सिस्टम पे हम लोगों ने काम किए। तो 2 विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो कि साहब 20 लाख का गणना करना कैसा है, हाउ टू कैलकुलेट दैट, एक तो ये करनी है, और दूसरा अप्रैल से जो बदलाव आई है तो वो बदलाव क्या है उसको समझना जरूरी है। तो आइए, जो 20 लाख का कैलकुलेशन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों से इग्नोरेंस में, जानकारी के अभाव में ये गलतियां हो जाती हैं। तो उन लोगों को ये खास ख्याल रखना है कि जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो टर्म है एग्रीगेट टर्नओवर दिस ईयर, इस फिनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए हमारे और आपके ऊपर में क्या लागू होती है। देखिए हमने सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। पहली चीज, म्यूचुअल फंड के बिजनेस से यदि आपकी आमदनी होती है तो उसको भी ऐड करनी है। हाँ, ऐड करनी है। आपने कोई कंसल्टेंसी किया हुआ है, कोई एडवाइजरी किया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, या फिर किसी प्रकार का आप फीस लेके काम कर रहे हैं, आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हैं, वो भी फीस को ऐड करनी है। हाँ, करनी है। कंसल्टेंसी फीस आपके पीएमएस बिजनेस से आती है, वो भी ऐड करनी है। रेंटल इनकम यदि आपको आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी से, दोनों को ऐड करना है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, देखिए यदि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो वो कंप्यूटेशन में तो इंक्लूड होंगे, लेकिन उस पर जीएसटी भरना नहीं है, उस पर जीएसटी टैक्स भरना नहीं है। कंप्यूटेशन में केवल वो इनकम आप कंप्यूटेशन में लेंगे, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर रेजिडेंशियल इनकम के ऊपर भी क्वालिफाई करती है, लेकिन कॉमर्शियल में आपको कंप्यूट तो करनी है, और संग संग उसके ऊपर भी टैक्स भी डालना है। तो ये ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल इनकम भी ऐड करनी है, उसकी इनकम को भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करनी है। कॉमर्शियल में तो खैर आपको पता ही है, जीएसटी चार्ज भी करना है और आगे पे भी करना है। कोई ब्रोकरेज फी मिलती हो आपको, सर्विस चार्जेस आपने स्टॉक का काम कर रहे हो तो वहां भी कमाया हो तो वो भी आपको ऐड करनी है। इसी प्रकार से आपने इंश्योरेंस बिजनेस से भी आपने इंश्योरेंस की कमाई हासिल की है तो वो भी ऐड करनी है। आप बोलेंगे साहब फिर वही बात होगी, यहाँ पे तो हम आरसीएम में हैं, हमारे बिहाफ पे तो ये ऑलरेडी पे कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। बिल्कुल सही है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में उसको भी ऐड करके आपको 20 लाख देखना है। मतलब आपके इतने प्रकार के जो भी इनकम नजर आ रहे हैं, सारे इनकम को ऐड करके 20 लाख, केवल म्यूचुअल फंड नहीं सोचनी है। इस कारण से क्या हुआ, बहुत लोगों को नोटिस आ गए 2023 में, क्योंकि उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का इनकम देखा 15 लाख रुपए का। भाई आपके इंश्योरेंस के इनकम थे, आपके स्टॉक ब्रोकिंग के इनकम थे, आपके पीएमएस के इनकम थे, सबको मिलाते हैं तो 20 लाख क्रॉस कर गया। आपकी कुछ एडवाइजरी बिजनेस थी, उसकी भी इनकम आप करते हैं तो वो भी 20 लाख से क्रॉस कर गया। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि केवल एक इनकम म्यूचुअल फंड लेके नहीं चलनी है। 20 लाख के लिए सारे इनकम को लेके आप चलेंगे, तब जाके 20 लाख रुपीस आपके ऊपर क्वालिफाई। जैसे ही 20 लाख आपका पूरा होता है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेट अस से कि जनवरी के महीने में पूरा हो गया 20 लाख, तो तुरंत विद इन ए मंथ, मतलब फरवरी के महीने में आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर देनी है। फरवरी में अप्लाई करते हैं, 30 डेज में जीएसटी नंबर आपको मिल जाती है। अभी नहीं मिलती है तो वो उसकी चर्चा आज नहीं कर रहा हूं, वो चर्चा अलग है। आपको 30 डेज में जीएसटी नंबर मिल जाती है, और आप मार्च के महीने में मार्च की आमदनी पे, फरवरी और मार्च की आमदनी पे जीएसटी पे करेंगे। मतलब इस साल के जो पहले 20 लाख थे, जिस साल आपने जीएसटी नंबर लिया था, उस पहले 20 लाख पे ये लागू नहीं हुई, आपके फरवरी और मार्च पे लागू हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि फरवरी मार्च में आपने जीएसटी के लिए जो भी आपने आमदनी ली है, उस आमदनी का जीएसटी आपने सरकार को भर देना है, क्योंकि नंबर आपके पास में आ गया। और अगले वर्ष, वो साल तो निकल गया आपका, अगले वर्ष से आपके पहले महीने की आमदनी मान लीजिए 1 लाख रुपए की होती है, तो रिवर्स चार्ज से कैलकुलेट करके जो बनता है जीएसटी, वहीं से जीएसटी शुरू कर देनी है आपको। तो जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, इनपुट क्रेडिट लेनी है, और साथ में रिटर्न फाइल करने के बाद में रिकॉन्सिलिएशन भी बना के रखनी है, टैक्स भी जमा करनी है आपको। जहां टैक्स जमा करना है कोई कंपलसरी है आपको जमा करना। अब आप ये सोचते होंगे साहब इसमें 2-3 बातें आपने बोली, एक तो आपने बोला इनपुट क्रेडिट, और एक शब्द आपने सुना कंपोजिशन स्कीम्स। ये दोनों के बारे में चर्चा आज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज मूल विषय हमारा है कि 1 अप्रैल से जो बदलाव हो रही है उसको कैसे समझे हम लोग।
तो दूसरी बात कंप्लीट हुई कि साहब 20 लाख की इनकम एग्रीगेशन की अकाउंटिंग कैसे हो, ये आपके सामने है। अब ये तो हो गए आपके, तो व्यवस्था जो हमारी पिछले 5-6 सालों की थी उसमें हम लोगों ने 20 लाख की इनकम के हिसाब से काम कर रहे थे। अब जिनको 20 लाख से ऊपर की इनकम हो रही थी और वो महाराष्ट्र से थे और महाराष्ट्र के ही केवल ARN होल्डर, महाराष्ट्र के केवल AMC के साथ में काम कर रहे थे, तो इंटर स्टेट भी नहीं हुए, वो इंट्रा स्टेट हो गए। तो उन्होंने कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठाया, जो कुछ लोगों को इसके फ़ायदे मिले। लेकिन खैर इन चीज़ों के बारे में जिक्र आज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 1 अप्रैल से बदलाव पूरी आ गई। अब 1 अप्रैल से बदलाव क्या आ गई, मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको सुविधा हो जाती है। 1 अप्रैल से जब आप करने जा रहे हैं तो देखिए आपको जो बदलाव हो गई वो कुछ इस प्रकार की हो गई है ना। आप देख सकते हैं, मैं भी लिख रहा हूं। फर्ज कीजिए कि आपके पास में कमीशन की राशि 1 रुपये की है। मैं ऐसा लिखता हूं कि ये है AMC और ये है इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर को 2 रुपये 25 पैसे या 2 रुपया लेके चलिए, 2 रुपया इन्होंने चार्ज किया है। AMC फीस ली है 2 रुपया, तो उस हिसाब से AMC 2 रुपये की आमदनी के ऊपर में GST देने के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए AMC इसमें से एक अंश, मैं सिंपल रखता हूं हिसाब को, 1 रुपया आपको देती है। आप बोलेंगे 1 रुपया तो मिलता नहीं है, मिलता है 60 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, लेकिन सुविधा हो हमारे लिए, तो AMC ने 1 रुपया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दिए, ठीक है। और 1 रुपया AMC के पास रह गया, क्योंकि इनके भी तो अपने खर्चे होते हैं, इनके भी अपनी आमदनी होगी, तो ये AMC के पास रह गया। अभी देखिए गवर्नमेंट का कहना क्या है, 1 अप्रैल से जो लागू होती है वो इस पर लागू होती है, GST गवर्नमेंट को जाती है। देखिए GST के मसले पे कभी भी इस बात को दिमाग में नहीं लानी है कि ये AMC ने हमसे पैसे ले लिए। नहीं, AMC तो कुछ भी नहीं लेती है, AMC गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज करनी है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि मान लीजिए ये 84 पैसा और 16 पैसा, ठीक है, ये आपके ऊपर लागू हो गया, और वैसे ही लागू इनके ऊपर भी होनी है। 84 पैसा और 16 मतलब 16 होते हैं, 16 पैसा, ठीक है, 16 पैसा। ये 16 पैसा जो हम इसको राउंड कर रहे हैं, मैं इसे दूसरे कलर से करता हूं, राउंड है ना, ये ग्रीन रंग से, ये GST अमाउंट, ये GST अमाउंट है। यहां से भी GST जाएगी गवर्नमेंट को, यहां से भी GST जाएगी गवर्नमेंट को। अब देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि साहब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अभी जो ये सिस्टम जो अभी 1 अप्रैल से लागू हो रही है, ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे तो पहले ही चालू हो गए थे। मैंने प्रोग्राम किया है प्रूडेंट का, इसके ऊपर में NJ का, इन लोगों को एक प्रोग्राम किया। इन लोग पहले से ही GST कंप्लाइंट थे, इन लोगों ने पहले से ही काम कर रखी थी। जो अभी हम और आप आज डिस्कस कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से बदलाव आई है, बदलाव ND RD में खासकर प्रूडेंट और NJ, जिनका मैंने 2 प्रोग्राम भी किया, इन लोगों ने पहले ही इंप्लीमेंट कर रखा था, तो इन पे कोई बदलाव नहीं हुए। तो आपकी में बदलाव क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा 16 पैसा हमें चाहिए। तो AMC ने कहा ठीक है, हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर को 84 पैसा पे करेंगे, 84 पैसा पे करेंगे। और जिन लोगों ने GST नंबर लिए हैं, GST नंबर किसने लिए हैं, जिसके 20 लाख से ऊपर की आमदनी है, वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है, AMC ने कुछ नहीं करनी है। आपने खुद कैलकुलेट करनी है कि 20 लाख से ऊपर आपकी आमदनी हो गई तो GST नंबर आप लेंगे। अब GST नंबर आप लेंगे तो आपको GST रिटर्न भरना पड़ेगा। आपने 16 पैसा जमा करना है गवर्नमेंट को GST के तौर पे। आपको मिला कितना, 84 पैसा, जमा कितना करेंगे, 16 पैसा अपने पॉकेट से, हाँ अपने पॉकेट से। लेकिन अगले महीने जो आपने जमा किया है वो डिपॉजिट स्लिप को AMC के पास दे करके उनसे आप क्लेम कर लेंगे, आप क्लेम कर लेंगे। तो AMC आपको जो ये 16 पैसा है वो तब देगी जब आपने गवर्नमेंट को GST एडवांस पेमेंट कर दिया, एडवांस ही बोलेंगे इसको, पेमेंट कर दिया। एडवांस इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि मिलने से पहले आपने पे किया है। नंबर आपको नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट तो आपको GST नंबर का, GST अमाउंट तब मालूम चलेगा जब आपके ब्रोकरेज का इनवॉइस जनरेट होगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज का इनवॉइस जनरेट हुआ, 84 पैसा लिखा हुआ था, GST अमाउंट लिखा हुआ है, तो आप GST अमाउंट जमा कर दीजिए यदि आपने GST नंबर लिया हुआ है। और GST नंबर लिया हुआ है, GST अमाउंट 16 पैसा जमा कर दिया आपने, तो उस रिसीट को जमा करेंगे AMC को, तो AMC आपको उसका रीइंबर्समेंट कर देगा। आप ऐसा वर्ड यूज कीजिए, रीइंबर्समेंट कर देंगे। तो आपकी कमीशन कितनी होगी, 84 पैसा, और 16 पैसा आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा जो गवर्नमेंट को मिल जाएंगे।
अब आप बोलेंगे साहब हम में से तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि जीएसटी नंबर लिया ही नहीं है, क्योंकि उनके तो आप ये मान के चलिए कि 20 लाख की इनकम नहीं थी, हम मानते हैं, आप भी मान लीजिए इस बात को, तो 20 लाख की इनकम नहीं थी तो उन्होंने नंबर नहीं लिया। तो पहले सिचुएशन में क्या था कि उनको एएमसी 84 पैसा तो पे करती ही करती थी, साथ में 16 पैसा भी पे कर देती थी। जैसे आपको पे करती थी वैसे उनको भी पे करती थी। अब ये रूल वहां पे बदलाव है, ये बदलाव केवल उन पे आई है कि उनके लिए भी 84 पैसा ही पे होगा, और चूंकि उन्होंने 16 पैसा जमा नहीं करनी है, उनके पास नंबर नहीं है, जमा नहीं करनी है, काट दिया मैंने इसको, जमा नहीं करनी है, तो यहां पे ही उनका हिसाब खत्म हो गया। मतलब अब 1 अप्रैल से यदि आप बात करें तो 84 पैसे का जो हिसाब है वो आप पे भी उतना ही लागू होता है जितना 20 लाख से कम वालों पे या 20 लाख से ज्यादा वालों पे। तो एक सिचुएशन ऐसा भी हुआ कि आज के वक्त में आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, जैसे मैं प्रोमिनेंटली 2 का नाम हमेशा लेता हूं चूंकि मैंने उनके प्रोग्राम किए हैं, प्रूडेंट और एनजे की। तो प्रूडेंट और एनजी जिस प्रोसेस में पहले कंप्लाइंट थे, जीएसटी कंप्लाइंट, उसी प्रोसेस में अभी पूरी इंडस्ट्री कंप्लाइंट हो गई है। आपके पास 20 लाख से कम का आमदनी है, यदि आपकी आमदनी 20 लाख से कम की है तो फिर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया होगा, और जीएसटी नंबर नहीं लिया होगा तो आपको 1 रुपया नहीं मिल पाएंगे, 84 पैसा ही मिलेगा, और आपने कुछ जमा नहीं करनी है तो कुछ क्लेम नहीं करना है। और जिनके पास जीएसटी नंबर है वो 84 पैसा लेकर के उस इनवॉइस में देखेंगे कितना उनको पे करना चाहिए जीएसटी अमाउंट, वो जीएसटी अमाउंट पे करके वो फिर एएमसी से क्लेम कर लेंगे, जो प्रोसेस एनडी और आरडी में आज के वक्त में जो हो रही है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है तो फिर आप जीएसटी अमाउंट जमा करते हैं तो आपने बिजनेस पे यदि कोई खर्च किया हुआ है तो उस पर आपको जो इनपुट क्रेडिट मिलती है वो एडवांटेज किसको मिला? वो एडवांटेज मिला इनको मिला, क्योंकि इन्होंने टैक्स जमा करनी है, इनके पास जीएसटी नंबर है। ये इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जीएसटी नंबर जीएसटी नंबर है नहीं आपके पास में, और जीएसटी आप जमा नहीं करते हैं। तो ये एक फर्क है। लेकिन इसके बदले में आप ये बोल सकते हैं कि साहब अकाउंटिंग भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो व्यापार है, व्यापार बिजनेस है, बिजनेस में आपको ये सब चीज करने पड़ते हैं। तो आखिरी में एक मन में दुविधा आ रही होगी उन लोगों के मन में जिनके 20 लाख से कम की आमदनी होती है। अब देखिए 20 लाख से कम की आमदनी का मैंने आपको कंप्यूटेशन बताया था, उसको ध्यान से अपने चार्टर अकाउंटेंट के साथ बैठ करके समझ करके, चूंकि रिटर्न फाइल करने का काम किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से ही करवाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सही ढंग से करते हैं, बल्क में करते हैं, उनको सही कुछ पता रहता है और आपका विषय भी नहीं है, और कुछ फीस लेने से ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो कंपटीशन आपने किया और 20 लाख से कम की आपकी आमदनी है तो आपके मन में एक भावना आती होगी। भावना ये आती होगी साहब पहले 1 रुपया मिलता था, अब 84 पैसा मिलता है, तो हमारा तो कमीशन कम हो गया। कमीशन कम नहीं हुआ, कमीशन ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले जो आपको 84 पैसा और प्लस 16 पैसा मिलता था, उसमें 16 पैसा वो था जो कि गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, लेकिन जो हमारा ये प्रॉब्लम आया आरसीएम एफसीएम का, और जुलाई 2017 और अक्टूबर 2017 में जो 2 चेंजेस आए, उस कारण से ये बेनिफिट मिल रही थी एक तरीके से कि 16 पैसा हम रिसीव तो कर रहे थे एएमसी से, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो वो 16 पैसा गवर्नमेंट को मालूम था कि कहाँ ड्रॉप है, कहाँ लीक है, तो उन्होंने अपने पैसे वापस ले लिए आपसे। तो आपकी कमीशन पहले भी 84 पैसा थी, वो चाहे आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो 100 करोड़ के या फिर आप छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हो 1 करोड़ के, आपकी 84 पैसा इन सेंस हम आपको एग्जाम्पल पे बता रहे हैं, आपका 60, 70, 80, 90 जो भी हो हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो 84 पैसा आपका बनता हो तो 84 पैसा की आपको मिलेंगे, जीएसटी के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो इतनी सी बात है, ठीक है। तो दो चीजों के बारे में मैंने बात आज नहीं की, थोड़ी सी की साहब जो आपको नोटिसेस मिलेंगे उसको हैंडलिंग कैसे करनी है, एक तो ये बात, और दूसरी बात इनपुट क्रेडिट और कंपोजिशन स्कीम के बारे में। तो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। कभी कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो जीएसटी से रिलेटेड तो हमेशा जीएसटी के जो लॉयर्स होते हैं उनसे संपर्क लें और चार्टर अकाउंटेंट से बात करें, क्योंकि ये 2 एजेंसी हैं, ये 2 तरीका है जिसके माध्यम से आप डिपार्टमेंट के पास अपने पक्ष को प्रस्तुत करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, और इसको टैक्स कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी है। व्यापार को बड़ा करना होगा तो टैक्स कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in.
You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.